हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। नई क्लास के साथ योर इंग्लिश टीचर हेयर। प्रिय विद्यार्थियों, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12। हम यहां कक्षा 12 के बारे में बात कर रहे हैं। कक्षा 12 का ग्रामर पोर्शन चल रहा था और ग्रामर पोर्शन में भी आपके चल रहे थे शॉर्ट कंपोजिशन। प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट कंपोजिशन में भी आपका एक टॉपिक समाप्त हो चुका है और दूसरा टॉपिक मैंने प्रारंभ करवा दिया है। दूसरे टॉपिक में जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। पहले दूसरा टॉपिक आपका चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? आई हैव टोल्ड यू अबाउट एडवर्टाइजमेंट इन द प्रीवियस क्लास। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। विज्ञापन, इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, सही तरीके से इसका कैसे उच्चारण करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं। लेकिन हमारे इस पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के ग्रामर जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें केवल समाचार पत्रों से संबंधित विज्ञापन ही आते हैं। तो हम यहां अध्ययन कर रहे हैं समाचार पत्रों से संबंधित विज्ञापनों का। एडवर्टाइजमेंट समाचार पत्रों से संबंधित जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको कि विज्ञापन कहते किसे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आई हैव टोल्ड यू। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैट्रिमोनियल, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा था आपका अकोमोडेशन या टू लेट। अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए पर लेना और टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। इसके बाद सेल एंड परचेज, बेचना खरीदना। इसके बाद आता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। और अंत आता है आपका जॉब वैकेंसीज यानी कि नौकरियां या आप कह सकते हो रिक्तियां। तो यहां बात कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन का फॉर्मेट चल रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहला जो प्रकार होता है विज्ञापन का, कौन सा प्रकार होता है? पहला प्रकार मैट्रिमोनियल, ये मैंने आपको करवाया था। इसका फॉर्मेट चल रहा था। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट जब बनाते हैं यानी विज्ञापन जब लिखते हैं तो बड़े खाने में और छोटे खाने में, मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के खाने बनाते हैं। एक छोटा खाना और दूसरा होता है बड़ा खाना। छोटे वाले खाने में क्या लिखना है, बड़े वाले खाने में क्या लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि हम विज्ञापन जो लिखते हैं इस फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो यहां एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं ये लिखा जाता है क्वेश्चन में, और आप लिख रहे हो, आप यह फॉर्मेट जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। MATRIMONIAL। तो आपको सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर
क्या लिखना है, मैट्रिमोनियल, यानी कि वैवाहिक विज्ञापन। और इसके नीचे यहां जो छोटा वाला खाना है उसमें आपको लिखना है वांटेड ए ब्राइड। मैंने एक दिन आपको बता दिया था प्रिय विद्यार्थियों, या लिखोगे ब्राइड ग्रूम। कहीं आपको लग रहा हो ये जो वर्ड है ए वर्ड भी है और ये आपका लेटर भी है, यानी कि ए आपका अक्षर भी और शब्द का काम भी ये करता है। ध्यान रखना है, मैं अभी इसको उच्चारण कर रहा था, क्या कर रहा था, ए वांटेड अ ब्राइड। इसको हम दो प्रकार से उच्चारण करते हैं। नंबर एक, इसका जो उच्चारण किया जाता है वो किया जाता है ए, और दूसरा जो उच्चारण आप करना चाहते हो या कर सकते हो तो वो है इसका ए। ऐसे ही दूसरा इसमें है ए एन, इसको आप बोल सकते हैं एन या बोल सकते हैं अन, जो भी आप बोलना चाहते हो, ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात होती है। वांटेड अ ब्राइड या ब्राइड ग्रूम। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको बताएगा कि ऊपर आपको वांटेड लिखना है या वांटेड ए ब्राइड लिखना है या वांटेड ए ब्राइड ग्रूम लिखना है। इस बात को कौन बताएगा, प्रश्न बताएगा। वाई? क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप वधू की तलाश कर रहे हो या आप वर की तलाश कर रहे हो। तो आपको प्रश्न में आता है यू आर सर्चिंग और सीकिंग ए ब्राइड, तो आपको लिखना है वांटेड ए ब्राइड। और आपको आता है यू आर सीकिंग और सर्चिंग ए ग्रूम या ब्राइड ग्रूम, तो आपको क्या लिखना है, ब्राइड ग्रूम लिखना है। अब बात आती है यहां कि नीचे क्या लिखना है। नीचे आपको दो पैराग्राफ बनाने, छोटे छोटे, एक पैराग्राफ इधर बनाना है और एक पैराग्राफ इधर बनाना है। ये वाला जो पैराग्राफ होता है यहां सबसे पहले लिखा जाता है कि आप जिस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का मतलब चाहे वो लड़का है या लड़की है, जिस किसी व्यक्ति के लिए आप वधू की तलाश कर रहे हो या वर की तलाश कर रहे हो। दूसरे शब्दों में ब्राइड मान क्या होता है, वधू। आप तलाश क्या कर रहे हो, वधू। तो किसके लिए तलाश कर रहे हो वधू, उस लड़के का विवरण लिखना है। और यदि आप ब्राइड ग्रूम वर तलाश कर रहे हो, किसके लिए तलाश कर रहे हो, लड़की के लिए, तो उस लड़की का विवरण लिखना है जिसके लिए आप वर की तलाश कर रहे हो। ओके डियर्स, क्लियर? कैसे लिखना है, यहां जो शुरुआत करनी है वो करनी है अलायंस इनवाइटेड। अलायंस इनवाइटेड, यहां से आपको शुरुआत करनी, ALLIANC, अलायंस इनवाइटेड, यहां से शुरू करना है। यदि आप इस पंक्ति को नहीं लिखना चाहते हो, आप इसको फॉर्मेट को साथ साथ बनाते चलो। यदि आप इस पंक्ति से अपना विज्ञापन मैट्रिमोनियल शुरू नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, वांटेड ए सूटेबल मैच, यहां से शुरू कर दीजिए। इन दोनों में से आप किसी एक से अपना विज्ञापन प्रारंभ करोगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है, अलायंस इनवाइटेड का मतलब होता है संबंध आमंत्रित हैं। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, संबंध, गठजोड़। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आपने कई बार समाचार पत्रों में सुना होगा
कि भारत में दो प्रकार की सरकारों का गठबंधन है, एक एनडीए और एक है यूपीए। फिलहाल जो सरकार चल रही है वो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए, बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दल, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। और यूपीए का मतलब यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। चलिए, मैं आपको ज्यादा नहीं समझाना चाह रहा, यहाँ जो यूपीए और एनडीए में ए का जो अर्थ होता है वो समझाना चाह रहा हूं। ए का मतलब क्या होता है? अलायंस। अलायंस इनवाइटेड व वांटेड ए सूटेबल मैच। इनमें से किसी एक पंक्ति से आपको अपना विज्ञापन प्रारंभ करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आगे आपको लिखना है अलायंस इनवाइटेड फॉर डिसेंट, फेयर, हैंडसम। ये आपको हैंडसम की स्पेलिंग है वो ऐसे ही लिखनी है, क्योंकि जितना हो सके शब्दों को जब आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो शब्दों को संक्षिप्त लिखने का प्रयास करें। वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर या अलायंस इनवाइटेड फॉर डिसेंट, फेयर, हैंडसम। हैंडसम नहीं लिखना है तो क्या लिखना है? ब्यूटीफुल। ध्यान रखना, हैंडसम का प्रयोग करते हैं किसी लड़के के लिए और ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं लड़की के लिए। तो यहां आप किसी लड़की का विवरण दे रहे हैं तो लिखना है फॉर डिसेंट, ब्यूटीफुल, ऐसे। और आप यदि किसी लड़के का विवरण दे रहे हैं तो लिखना है डिसेंट, फेयर, हैंडसम, ऐसे लिखना है। हैंडसम, ब्यूटीफुल प्लस जाति या गोत्र, दोनों चीज नहीं लिखनी है। यहां जाति या गोत्र लिखना है, माने कास्ट और सब कास्ट, किसी एक को ही लिखना है। जाति को लिख सकते हो, नहीं तो गोत्र लिख सकते हो। हैंडसम, ब्यूटीफुल, जाति या गोत्र प्लस एजुकेटेड बॉय या गर्ल। भाई ध्यान रखना है, दोनों में से किसी को लिख सकते हो। लड़का लिखना है, लड़की लिखना है, इस बात को कौन बताएगा? प्रश्न बताएगा। प्रश्न में यदि आप वधू लड़की की तलाश कर रहे हो तो यहां विवरण किसका लिखना है? लड़के का। तो यहां क्या लिखना है? बॉय लिखना है। प्रश्न कह रहा है आप ब्राइडग्रूम यानी कि वर की तलाश कर रहे हो, तो नीचे आपको जो विवरण लिखना है वो किसका लिखना है? लड़की का, यानी फॉर डिसेंट, फेयर, ब्यूटीफुल, खत्री, एजुकेटेड गर्ल, ऐसे लिखोगे आप। प्लस एज, उसके बाद लिखना है एज के बाद हाइट। ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है इसमें कि आप हाइट को पहले नहीं लिख सकते, एज को बाद में लिख सकते। तो लिख सकते हो, आप पहले हाइट लिख दीजिए फिर एज लिख दीजिए, डोंट वरी। गर्ल प्लस एज या एज के बाद क्या लिखना? हाइट लिखना है। प्लस यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो लिखना है। कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के लिए आप लिख सकते हो पद का नाम, ये लिख सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ऐसे नहीं लिख सकते हो तो फिर लिख सकते हो गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट लेक्चरर,
गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट इंजीनियर, जो भी आप लिखोगे वो सब इसमें आएगा। और यदि आप चाहते हो कि आप इसे नहीं लिखना चाहते तो आपको फिर प्राइवेट क्षेत्र में लिखना है वर्किंग एज ए प्लस पद का नाम। प्राइवेट सेक्टर में है तो ही लिखना है, ये ध्यान रखना। वर्किंग एज ए टीचर, वर्किंग एज एन इंजीनियर, वर्किंग एज ए डॉक्टर, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके डियर्स, फिर चलते हैं नीचे। अर्निंग इतने रुपए पर मंथ, अर्निंग इतने रुपए पर मंथ, owns a flat in जयपुर, जयपुर नहीं तो उदयपुर, नागौर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आप कुछ भी यहां लिख सकते हो। समझ में आ गया? आपको प्रश्न आएगा कि आप एक वधू की तलाश कर रहे हो। ओके डियर्स, तो क्या लिखोगे? अलायंस इनवाइटेड फॉर डिसेंट, फेयर, हैंडसम, खत्री, अग्रवाल, खंडेलवाल, जैन, एजुकेटेड बॉय। फिर क्या लिखोगे? 25 ईयर्स, 5.7, 5.9 इंच, ऐसे, या 176, 168, 170 ये इसकी सेंटीमीटर ऊंचाई लिखोगे। फिर वर्किंग एज ए टीचर, वर्किंग एज ए लेक्चरर, ओके, और एंड अर्निंग, और कमाते हुए 40,000 रुपए पर मंथ। फिर क्या लिखना है? ओन्स, कॉमा लगा के, ओन्स ए फ्लैट इन जयपुर, जयपुर में स्वयं का क्या है? एक फ्लैट है। और कितना ही विवरण लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो यहां से आगे लिख सकते हो। नो फादर, लिविंग विद हिज मदर, या लिविंग विद मदर, मां के साथ रहते हुए, बस इतना लिखना है। लिखना चाहते हो तो ये विवरण की बात है, ये आपने उतार लिया होगा। अब इसी में ये तो विवरण हो गया किसका? जो जिस व्यक्ति के लिए, मतलब कहने का जिस लड़का या लड़की के लिए आपको लड़का या लड़की की तलाश है, जिस लड़के के लिए वधू की तलाश है, या जिस लड़की के लिए वर की तलाश है, उसका विवरण लिखना है। अब पैरा चेंज करके फिर क्या लिखना है कि आपको किस प्रकार का लड़का या लड़की चाहिए, आपको किस प्रकार की वधू की आवश्यकता है, या किस प्रकार के वर की आवश्यकता है। आपको तो नीचे ही लिखना है, मेरे पास तो यहां जगह नहीं है, आपको नीचे ही लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। मैं इसको मिटा रहा हूं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको। मैं मिटा रहा हूं इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आप उतार सकते हो। यहां लिखना है पैरा चेंज करके, मतलब एक तो आपने मैंने बता दिया था फॉर्मेट इस प्रकार का बनाना है। ये आपका बड़ा खाना हो गया, यहां से यहां तक आपको विवरण लिखना है लड़का या लड़की का जिसके लिए वर या वधू की तलाश है, और यहां लिखना है कैसा वर या वधू चाहिए। ऐसे दो पैराग्राफ आपको बनाने हैं। कैसा वर या वधू चाहिए वो लिखिए। वांटेड, आवश्यकता है ए टाल एंड स्लिम ब्यूटीफुल डिसेंट गर्ल। ये नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? वांटेड ए टाल
and healthy, handsome, decent boy, ये लिखोगे। मतलब आप लड़के की तलाश कर रहे हो, वर की तलाश कर रहे हो, तो कैसा वर चाहिए वो लिखना है। क्या लिखोगे? वांटेड, टैलेंट, हेल्दी, हैंडसम, डिसेंट बॉय, ये लिख सकते हो। ओके डियर्स, यहां फिर आप लड़की की तलाश कर रहे हो, वधु कैसी चाहिए? क्या लिखोगे? वांटेड, टैलेंट, स्लिम, ब्यूटीफुल, डिसेंट गर्ल। कैसे लिख सकते हो इसको? ऐसे लिख दीजिए, वांटेड ए डिसेंट, टैलेंट, स्लिम, ब्यूटीफुल, एजुकेटेड गर्ल, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी लिख दीजिए, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ये शब्द पहले लिखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि सेंटेंस तो सही तरीके से ही निर्माण होना चाहिए। हेल्दी, हैंडसम, डिसेंट बॉय, लड़के की बात आती है लड़के का लिखना है, लड़की की बात आती है लड़की का लिखना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, कि आपने इससे पहले जो लिखा था, मैंने बताया था, उसमें यदि लड़की की बात आती है, मतलब जैसे कि आप वर की तलाश कर रहे हो, किसके लिए? लड़की के लिए, तो मैंने जो लिखवाया था वहां लड़की का विवरण लिखना है। आप उसमें लड़की के विवरण में ये ना लिखें तो बेटर है कि ओन से फ्लैट या ओन से हाउस, स्वयं का एक फ्लैट भी है, ये ना लिखें तो ज्यादा बेटर। हाँ, ये लिख सकते हो कि उसकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्या है, वो आप यहां लिख सकते हो। ओके डियर्स, क्या एजुकेशन है, क्या शिक्षा है, वो आप लिख सकते हो। शुड बी, MA B.Ed, prefer to government employee and be from जगह ऑफ लिखें तो ज्यादा होता है, बी ऑफ फ्रॉम लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रिय विद्यार्थी, गलत नहीं है। ऑफ लिखे तो ठीक है। एंड बी माने होना, शुड बी यहीं से है और होनी चाहिए, ऑफ ए रेपुटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार से। फिर उसके बाद लिखना है कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, नो डाउरी, कोई दहेज नहीं है, यहां लिखना है। इससे आगे एक पैरा चेंज और कर लीजिए और लिखिए सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ ऑन दिस कॉन्टैक्ट। यहां आपको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन नंबर सब कुछ लिख करके बंद कर देना है। वांटेड आवश्यकता है, इटाल एक लंबी, स्लिम दुबली पतली, ब्यूटीफुल सुंदर, डिसेंट गर्ल सब लड़की, वांटेड इटाल एंड हेल्दी एंड हैंडसम डिसेंट बॉयज लिख सकते हो। शुड बी MA B.Ed, ये MA B.Ed होनी चाहिए, लड़की या लड़का MA B.Ed होना चाहिए। प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लड़का हो चाहे लड़की, प्रीफर माने प्राथमिकता देते हैं टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए। हालांकि बाध्यता नहीं है, MA B.Ed होनी चाहिए, लेकिन MA B.Ed नहीं है, मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ज्यादा बेटर है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलती है या मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है या नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम MA B.Ed या MSc B.Ed तो कम से कम होनी चाहिए, आप लिख सकते हो।
बी या शुड बी ऑफ रेपुटेड फैमिली या फ्रॉम रेपुटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार से होनी चाहिए। कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। नो डाउरी, कोई दहेज नहीं है। सेंड भेजो, रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही का फोटोग्राफ, ऑन दिस कॉन्टैक्ट, इस संपर्क पर। आप फोटोग्राफ मंगवाना चाहते हो तो अच्छी बात है। एक कंप्लीट बायोडाटा मंगवाना चाहते हो तो वो लिख सकते हो सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ विद कंप्लीट बायोडाटा ऑन दिस कॉन्टैक्ट, ये भी आप लिख सकते हो। आप इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहां आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं और प्रश्न में आपको पूरी तरीके से वो सब कुछ लिखना है, हमें छोड़ना है इसमें से कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि इसमें से ये रह गया तो आपके अंक कटेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हैंडसम नहीं लिखें तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको यहां आवश्यकता नहीं है वो हैंडसम या ब्यूटीफुल हो मत हो, सामान्य है। ये तो आप इसमें लिख ही नहीं रहे बहुत बुरा होना चाहिए या लड़की सुंदर नहीं होनी चाहिए, लड़का सुंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो इसमें आप लिखोगे ही नहीं। आप तो इसमें कुछ नहीं लिखोगे तो भी सही है, डिसेंट सब नहीं लिखोगे तो भी सही है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक शब्द या दो शब्द इसमें से छूट जाते हैं तो आप उसके नंबर कट जाएंगे। हम तो यहाँ ज्यादा इसलिए लिखा रहे हैं कि आपके अंक कटने के कोई चांस है नहीं। जैसे कि कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है कि आप लिख सकते हो शुड बी और मस्ट बी द सेम कास्ट, मस्ट बी ऑफ द सेम कास्ट, एक ही जाति की होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हो। और ये लिखना चाहते हो कास्ट नो बार, जाति का बंधन नहीं, तो भी लिख सकते हो। नो डाउरी, कोई दहेज नहीं, ये कुछ जरूरी थोड़ी है कि दहेज नहीं है, आप बिल्कुल इसको नहीं लिखना चाहते तो भी सही है। आप दहेज लोगे तो लोगे ही। तो यहां ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी कोई बाध्यता यहां की गई हो। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। You are D.K. Agrawal seeking a bride for your son। ये आपका प्रश्न है कि तुम्हारा नाम क्या है? D.K. अग्रवाल है और आप अपने पुत्र के लिए क्या तलाश कर रहे हो? एक ब्राइड, एक वधू तलाश कर रहे हो। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह नहीं लिखा कि पुत्र क्या कार्य करता है। क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है, या कोई प्राइवेट क्षेत्र में कुछ करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, कुछ भी ऐसा विवरण दिया हुआ नहीं है जो आपको बाध्य नहीं कर रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां आप बाध्य हो रहे हैं, जहां आप क्या हो रहे हैं? बाध्य हो रहे हैं कि मैं ऐसा हमें लिखना ही है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां आप बाध्य हो गए, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखना ही पड़ेगा। आप फिर नहीं लिख सकते कि वर्किंग एज एन इंजीनियर, वर्किंग एज ए टीचर इन प्राइवेट सेक्टर। यू can't write this because question has bounded you, क्वेश्चन ने आपको बाउंड किया हुआ है, बांध रखा है। यहां आप बिल्कुल खुले हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखो, चाहो तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में आप जो काम कर रहे हैं वो लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो। यू आर D.K. अग्रवाल सीकिंग ए ब्राइड फॉर योर सन, ड्राफ्ट एन advertisement in your local newspaper
गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। ये आपका क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न को आप आराम से उतारिए। मैं यहां प्रश्न का हिंदी अर्थ पहले करवाता हूं और हिंदी अर्थ कराने के बाद फिर क्या प्रश्न हमसे कह रहा है, पूछ रहा है, वो आंसर यहां आपको लिखना है। क्योंकि मैं यहां लिखूंगा तो आपको फिर थोड़ा सा कम फोकस में आएगा। यहाँ URDK अग्रवाल, पहले प्रश्न को पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन इन कंप्लीट, फुल्ली, पूरी तरीके से आपको पहले क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है कि तुम्हारा नाम DK अग्रवाल है, सीकिंग ए ब्राइड, तुम एक वधू की तलाश कर रहे हो, फॉर यूर सन, तुम्हारे पुत्र के लिए, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, इन यूर लोकल न्यूज़पेपर, तुम्हारे स्थानीय समाचार पत्र में। लोकल का मतलब क्या होता है, स्थानीय, और न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र। गिविंग देते हुए, नेसेसरी आवश्यक, डिटेल्स माने विवरण। मैं इसको बैठा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, और आपको लिखना है यहां आपको फॉर्मेट बनाना है। विज्ञापन, ये जो क्वेश्चन लिखोगे या एडवर्टाइजमेंट, और यहां आप इसका फॉर्मेट बना सकते हो। यहां लिखना है आपको वांटेड ए ब्राइड। और लिखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इसको चौड़ा बना लीजिए, यहां से बना लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं अभी तक आपको जितने भी शॉर्ट कंपोजिशन करवाए हैं उन सभी में एक चीज मैं आपको बता रहा था कि जो आप फॉर्मेट तैयार करते हो उस फॉर्मेट में ये जो आप शब्द लिखोगे ये बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए। जैसे वांटेड ए ब्राइड या वांटेड ए ब्राइड ग्रूम, ये बीचों बीच होना चाहिए। यहां आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में MATRIMONIAL, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है, वैवाहिक। वैवाहिक का मतलब होता है विवाह से संबंधित। ओके डियर्स, ये नजर आ रहा होगा आपको। मैट्रिमोनियल, MATRIMONIAL, मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है, वैवाहिक। बिल्कुल नजर आ रहा है अच्छे तरीके से। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है। वांटेड ए ब्राइड लिख दिया है क्योंकि प्रश्न हमको इस बात को कह रहा है कि ब्राइड लिखना है। नेक्स्ट यहां से आपको लिखना प्रारंभ करना है। क्या लिखोगे, ALLIANC, अलायंस, इनवाइटेड। मैंने आपको बताया था वांटेड ए ब्राइड, ये बताया था। इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं ऑल द लेटर्स, बट इफ यू डू नॉट वांट टू राइट ऑल द लेटर्स इन कैपिटल देन यू कैन मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल। आप सभी अक्षरों को कैपिटल नहीं बनाना चाहते तो आप प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या बनाओगे, कैपिटल बनाओगे। और यहां से स्टार्ट करोगे अलायंस इनवाइटेड फॉर, और अलायंस इनवाइटेड जो लिखते हैं इसको भी आप कैपिटल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अलायंस का मतलब भी क्या होता है, गठबंधन। ये फोकस में होना चाहिए। और इसको आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एक शब्द, एक सेंटेंस और मैंने आपको बताया था, वांटेड ए सूटेबल मैच। अलायंस इनवाइटेड फॉर डिसेंट, हैंडसम, डिसेंट, हैंडसम। हैंडसम से पहले फेयर लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, कॉमा लगा दें, डिसेंट
फेयर, हैंडसम, एजुकेटेड, अग्रवाल बॉय। बिल्कुल लिखिए कि संबंध आमंत्रित हैं फॉर डिसेंट। किसके लिए आमंत्रित संबंध? किसके लिए है ये लड़का? इस वधु के लिए जिसको आप तलाश कर रहे हो। या ये कह सकते हो कि ये जो लड़का है जिसका हम विवरण लिख रहे हैं, हम इस वधु के लिए लिख रहे हैं। चलिए आगे। अलायंस इनवाइटेड फॉर डिसेंट, फेयर, हैंडसम, एजुकेटेड, अग्रवाल बॉय। एज 24 ईयर्स, हाइट 5'9", MA B.Ed बिल्कुल लिख सकते हो। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में MA B.Ed है, ये आप लिख सकते हो। यहां MSc B.Ed लिख सकते हो। कोई इंजीनियर है तो आप उसका B.Tech लिख सकते हो, जो भी है, क्योंकि प्रश्न इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप क्या हो। MA B.Ed इन इंग्लिश। उसके बाद क्या लिखना है आपको? अर्निंग 50,000 रुपए पर मंथ। प्रिय विद्यार्थियों, ये रुपए का प्रतीक है। मैंने एक दिन और बता दिया था, इसको आप RS ऐसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अन्यथा आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ये हिंदी नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी भाषा में यदि आप लिख रहे हो रुपए, तो आप इसका प्रतीक, इसका सिंबल बना दीजिए बस। ऐसा नहीं है कि साहब ये हिंदी है अंग्रेजी है, तो सिंबल है केवल। अर्निंग 50,000 रुपए पर मंथ। ओन से फ्लैट, इन जयपुर। ज्यादा विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जयपुर में फ्लैट कहाँ है। आप लिखना चाहो तो फिर इसका विवरण लिख सकते हो। सीतापुरा जयपुर में है, टोंक रोड जयपुर में है, तिलक नगर जयपुर में है, सी स्कीम जयपुर में है, अग्रवाल फार्म जयपुर में है, महेश नगर, जहां भी आप लिखते हो वो सब उसके लिए आ जाएगा। ओन से फ्लैट इन जयपुर। उसके बाद आप लिखना चाहते हो तो फिर नीचे आपको लिखना है किस प्रकार का लड़का या लड़की की आपको आवश्यकता है। तो आप यहां लिखोगे पैरा चेंज करके वांटेड, पैरा चेंज जरूर करना है यहां से, ए टाल एंड स्लिम, ब्यूटीफुल, girl from a reputed family। फ्रॉम नहीं लिखना चाहते, मैंने बता दिया, ऑफ लिख सकते हो, शुड बी, MA B.Ed। इसके बाद प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए क्या है? प्राथमिकता है।
लेकिन डिसेंट फैमिली होना चाहिए या रेपुटेड फैमिली होना चाहिए। लिखना चाहे आप लिख सकते हो फ्रॉम ए डिसेंट एंड रेपुटेड फैमिली, ऐसे लिख सकते हो, एक सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार से, ये लिख सकते हो। यदि आप यहाँ स्लिम ब्यूटीफुल के पास आपने डिसेंट गर्ल लिख दिया तो अच्छी बात, ब्यूटीफुल डिसेंट गर्ल अच्छी बात है। नहीं लिख रहे हो तो यहाँ लिख दीजिए आप डिसेंट या रेपुटेड फैमिली, सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार। शुड बी MA B.Ed, क्या होनी चाहिए? MA B.Ed होनी चाहिए। प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी की प्राथमिकता है। ये अलग बात है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है तो कोई बात नहीं, MA B.Ed तो होनी चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी यदि हो तो उसके लिए प्राथमिकता है। इसके बाद नीचे आप लिखोगे कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं, नो डाउरी, कोई दहेज नहीं। नीचे आप लिखोगे प्लीज सेंड ए रीसेंट फोटोग्राफ with complete biodata on this कॉन्टैक्ट। अब इससे ज्यादा हमें कोई विवरण नहीं है। कॉन्टैक्ट क्या है? देखिए, मिस्टर DK अग्रवाल, 85 महेश नगर जयपुर। ये पिन नंबर है, गलत हो सकता है जयपुर का, वैसे लिखा है। मोबाइल नंबर ये आपका क्या हो गया? मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद मैं इसका और समझाता हूं और नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एजुकेशनल नंबर 2, शैक्षणिक विज्ञापन। 3 दिन में हो जाएगा, अधिक समय नहीं लगेगा। वांटेड ब्राइड अलायंस इनवाइटेड, संबंध आमंत्रित है फॉर डिसेंट, सभ्य सुंदर शिक्षित अग्रवाल बॉय के लिए। एज 24 है, हाइट 5'9" है, MA B.Ed है इंग्लिश अंग्रेजी में, अर्निंग 50,000 रुपए पर मंथ, ये आप लिख सकते हो। अर्निंग कमाते हुए 50,000 रुपए पर मंथ, और लिखना चाहते लिख सकते हो, मैंने बताया तो वर्किंग एज ए टीचर, वर्किंग एज ए लेक्चरर एंड अर्निंग 50,000 रुपए पर मंथ, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपए यहाँ MA B.Ed लिखा हुआ है, इंग्लिश से है तो वो कहीं ना कहीं टीचिंग का कार्य कर रहा है, तो वो डायरेक्ट लिख दीजिए अर्निंग इतने रुपए पर मंथ। ओन से फ्लैट इन जयपुर, जयपुर में स्वयं का एक फ्लैट है। वांटेड ए टॉल एंड स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल, आवश्यकता है टॉल एंड स्लिम, लंबी व दुबली पतली सुंदर लड़की, फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से। शुड बी MA B.Ed होनी चाहिए। प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता है। कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं, नो डाउरी, कोई दहेज नहीं। प्लीज कृपया सेंड भेजो ए रीसेंट फोटोग्राफ, हाल ही का फोटोग्राफ विद कंप्लीट बायोडाटा, पूर्ण विवरण के साथ, ऑन दिस कॉन्टैक्ट, इस पते पर। मिस्टर, या ऑन दिस एड्रेस लिख सकते हो, मिस्टर DK अग्रवाल, C85 महेश नगर जयपुर 361705। पिन नंबर झूठे हो सकते हैं, मोबाइल नंबर ये भी झूठा हो सकता है।
लेकिन आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकते हो। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा। चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। नंबर 2, दूसरी जो बात आती है वो है आपका एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन। नीचे लिखिए, इस प्रकार के विज्ञापन में इस प्रकार के विज्ञापन में केवल शिक्षा से संबंधित विवरण लिखते हैं। ये बहुत ही सरल है। छोटे वाले खाने में, यानी कि छोटा वाला जो कॉलम था उसमें किसी संस्था या कोचिंग सेंटर, प्रिय विद्यार्थियों, सेंटर की स्पेलिंग CENTER भी है। कोचिंग सेंटर का नाम लिखते हैं एवं उसके नीचे बड़े खाने में we introduce, INTRODUCE, या introducing the कोचिंग नहीं तो क्या लिखोगे, कोर्सेज ऑफ प्लस पाठ्यक्रम का नाम जो कराया जाता है। पाठ्यक्रम जो कराया जाता है उसका नाम लिखते हैं। In our coaching center या in our institute लिखते हैं। ये आपको लिखना है कि शैक्षणिक विज्ञापन जो है उसमें केवल शिक्षा से संबंधित विवरण लिखते हैं। छोटे वाले खाने में किसी संस्था या कोचिंग सेंटर का नाम लिखते हैं एवं उसके नीचे बड़े खाने में लिखते हैं वी इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, हम परिचय करवाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। या इंट्रोड्यूसिंग, वी इंट्रोड्यूस से प्रारंभ नहीं करोगे, किससे प्रारंभ करोगे, इंट्रोड्यूसिंग द कोचिंग। यदि कोई कोचिंग संस्थान है तो कोचिंग लिखना है, और कोई संस्थान है जो पाठ्यक्रम कराती, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जो केवल कोचिंग कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं, जो आपको आपकी पढ़ाई के बदले में कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो उनके लिए क्या लिखना है, कोचिंग लिखना है। और जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं उनके लिए क्या लिखना है, कोर्सेज लिखना है ऑफ
प्लस पाठ्यक्रम का नाम लिखना है, जो जो पाठ्यक्रम आपके संस्था में होते हैं। उसके बाद इन आवर कोचिंग सेंटर, इन आवर इंस्टीट्यूट लिखते हैं। यहां से आगे आप लिखे, मैं बताता हूं। इसको कॉपी कीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आराम से इसको लिख दीजिए। यहां से आगे की जब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो यहां से आगे लिखते हैं कि जल्दी कीजिए, लिमिटेड सीट स्थान सीमित है, लिमिटेड सीट स्थान सीमित है, जल्दी कीजिए। दूसरी बात, एडमिशन ओपन्स या बैच स्टार्टेड या स्टार्टिंग बैच प्रारंभ हो रहे हैं, ये आप लिख सकते हो। ओके डियर्स, नीचे लिखते हैं एड्रेस, पता लिखते हैं या वेबसाइट का नाम भी लिखते हैं, ऑफिस का नाम लिखते हैं, संस्था का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटे खाने में लिखते हैं संस्था का नाम, लिख दिया। छोटे वाले खाने में संस्था या कोचिंग सेंटर का नाम लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आगे का जो कोर्स है, यानी कि यहां से आगे ये जो विज्ञापन का सेकंड जो चल रहा है आपका एजुकेशनल, कल आपके नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपके कम से कम 2 नहीं तो 3 विज्ञापन कंप्लीट हो चुके होंगे और अगली नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट विज्ञापन हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आज का यह क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।